बीजेपी के 3 नेता देंगे इस्तीफा। सम्राट चौधरी के साथ जाएगी नितिन नबीन की कुर्सी। पीएम मोदी की नाराजगी से मचा हड़कंप। क्या चुनावी रिजल्ट से भाजपा में बड़ा भूचाल आ गया है? क्या पीएम मोदी के नाराजगी से 3 नेताओं की कुर्सी जाने वाली है? और क्या सम्राट चौधरी के साथ नितिन नबीन की कुर्सी पर भी अब खतरा बढ़ चुका है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए, बीजेपी के अंदर इस वक्त एक बड़ा सवाल घूम रहा है। क्या हालिया चुनावी नतीजे सिर्फ हार जीत की कहानी है या फिर दिल्ली के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकेत? क्योंकि जो नतीजे आए हैं उन्होंने सिर्फ विपक्ष को उत्साहित नहीं किया बल्कि बीजेपी के अंदर भी मंथन शुरू कर दिया है। अब चर्चा ये नहीं है कि हार क्यों हुई, चर्चा ये है कि इसका जिम्मेदार कौन। क्या कोई मुख्यमंत्री बदल जाएंगे? क्या संगठन में बड़े बदलाव होंगे? क्या कुछ बड़े चेहरे की राजनीतिक कुर्बानी देकर शीर्ष नेतृत्व खुद को सुरक्षित करेगा? देखिए, राजनीति में जब हार बड़ी होती है तो सवाल छोटे नेताओं से शुरू होकर बड़े पदों तक पहुंचते हैं और इस बार सवालों के घेरे में 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहला, सम्राट चौधरी, जिनके नेतृत्व को लेकर चुनावी संदेशों की व्याख्या की जा रही है। दूसरा, मोहन यादव, जिनके सामने पहले से ही कई राजनीतिक चुनौतियां मौजूद है। और तीसरा, नितिन नबीन, जिनको अपनी सीट के प्रदर्शन में संगठनात्मक भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन कहानी सिर्फ बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस के लिए भी चुनाव में एक बड़ा सबक छिपा हुआ है। दैत्य की जीत ने दिखाया कि अगर विपक्ष एकजुट होकर मैदान में उतरे, गठबंधन धर्म निभाए और जमीन पर मेहनत करे तो मुकाबला बदल सकता है। चुनाव सिर्फ सीटों का हिसाब नहीं बताते, चुनाव राजनीतिक संदेश भी देते हैं। हालिया नतीजों में सबसे बड़ा संदेश यही निकल कर आया है कि जनता अब किसी भी दल को स्थायी गारंटी नहीं दे रही है। जो पार्टी जीत रही है उससे भी सवाल पूछे जा रहे हैं और जो पार्टी हार रही है उससे भी जवाब मांगे जा रहे हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि हार की समीक्षा किस स्तर पर होगी। क्या इसे सिर्फ स्थानीय मुद्दों की हार माना जाएगा या फिर नेतृत्व और रणनीति पर भी सवाल उठेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार की। देखिए, राजनीतिक एक्सपर्ट्स के बीच चर्चा है कि अगर किसी राज्य में चुनावी प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहता तो सबसे पहला सवाल नेतृत्व पर ही आता है। सम्राट चौधरी को लेकर विपक्ष लगातार यही नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि क्या जनता उनके नेतृत्व से संतुष्ट थी। प्रशांत किशोर ने भी चुनाव परिणामों को स्थानीय मुद्दे से ऊपर उठाकर नेतृत्व के सवाल से जोड़ा। उनका तर्क था कि चुनाव सिर्फ सड़क, नाली और स्थानीय विकास के मुद्दों पर नहीं था, बल्कि ये नेतृत्व भी सर्वकारिता का भी परीक्षण था। अब बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि वो इसे कैसे देखती है। क्या वो इसे सिर्फ एक सीट का परिणाम मानती है या फिर इसे बड़े राजनीतिक संदेश की तरफ ले जाती है? इसी में प्रशांत किशोर का एक वीडियो सामने आया, आप जरा सुनिए। नीतीश कुमार चाहे जितना उनकी बुराई हो जाए, नीतीश कुमार ने लोकतंत्र को जिंदा रखा है बिहार में। और ये नए नए जो सम्राट चौधरी आए हैं खुद अपराधी हैं और पुलिस का अपराधीकरण कर रहे हैं और कुछ पुलिस वाले अपना मार्क्स बनाने के चक्कर में ज्यादा हीरोइज्म कर रहे हैं। और अभी इस बार तो चुनाव के दौरान पूरे बिहार ने देख लिया कि पटना के पॉश इलाकों में वार्ड नंबर 21, 22, 23, 25 ये पॉश इलाके हैं। यहाँ पर पुलिस ने जो नंगा नाच किया है, भाजपा के गुंडों के साथ मिलकर चिन्हित करके लोगों को डराया है, धमकाया है, मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की है, ये बिहार में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। किसी कार्तिकेय शर्मा की इतनी ताकत नहीं है कि बिहार की लोकतंत्र की जड़ को कमजोर कर दे। सुना आपने, वो साफ तौर पे कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार में लोकतंत्र को जिंदा रखा था। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद अपराधी है और पुलिस का अपराधीकरण भी कर रही है। पटना के एसएसपी को निर्देश दिया हुआ है कि वो बागीपुर उपचुनाव में मतगणना से दूर रहे हैं। पटना एसएसपी को प्रशांत किशोर का चैलेंज है, अगर आप इतने बड़े पुलिस अधिकारी हैं तो पटना में हो रही अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाकर दिखाइए। दूसरा बड़ा नाम आता है मध्य प्रदेश से मोहन यादव। मोहन यादव सरकार के सामने भी समय समय पर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। हालिया नतीजों ने विपक्ष को मौका दिया है कि वो सरकार की नीतियों
और प्रशासनिक फैसलों पर हमला तेज करे। लेकिन बीजेपी की रणनीति हमेशा यही रही है कि वो चुनावी हार जीत को संगठनात्मक समीक्षा के रूप में देखती है। अब देखना होगा कि समीक्षा का असर सिर्फ स्थानीय स्तर पर रहता है या फिर बढ़कर किसी बड़े फैसले में आता है। अब तीसरा मुद्दा आता है संगठन का। देखिए, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक है और उसके संगठनात्मक पर्दों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। ऐसे में जब कोई बड़ा पदाधिकारी अपने ही क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करता है तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं कि क्या संगठन की रणनीति जमीन तक पहुंच रही है, क्या नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल मजबूत है, क्योंकि चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं किए जाते हैं। चुनाव बूथ स्तर के कार्यकर्ता स्थानीय समीकरण और जनता से सीधा संपर्क तय करते हैं। और आप जरा ये वीडियो देखिए कि नितिन नवीन एक और पछड़े में फंसे हुए हैं। ये वीडियो आप जरा देखिए। ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, देखा आपने कि इसमें नितिन नवीन एक स्टेज पे खड़े हैं और वो किस तरह वहां से जो नितिन नवीन है वो कहते हैं ये वायरस कॉकरोच आ रहे हैं, ये देश को खोखला कर रहे हैं और इन कॉकरोच पर नजर बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही माना जा रहा है कि नितिन नवीन की हार का भी शायद से यही नतीजा हो सकता है जो वो चुनाव हारे हैं। अब हम बात करते हैं विपक्ष की। देखिए, दतिया का परिणाम कांग्रेस के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ गठबंधन की राजनीति दिखाई दे रही है। जीतू पटवारी ने अपने बयान में सहयोगी दलों और कार्यकर्ताओं का श्रेय दिया। यहाँ राजनीति का बड़ा संदेश है। आज के समय में अकेले लड़ने की बजाय विपक्षी दल अगर रणनीति तालमेल बनाते हैं तो वे मजबूत मुकाबला खड़ा कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जिस तरह सहयोग दिखा उसने विपक्षी एकता की संभावनाओं पर कई नई चर्चा शुरू कर दी है। लेकिन कांग्रेस के लिए भी रास्ता आसान नहीं है। एक जीत को संगठन विस्तार में बदलना सबसे बड़ी चुनौती होती है। कांग्रेस को अब ये साबित करना होगा कि वो सिर्फ कुछ सीटों पर जीत हासिल करने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि लगातार जमीन पर सक्रिय होने वाली राजनीतिक ताकत बन सकती है। जीत के बाद असली परीक्षा शुरू होती है। कार्यकर्ता का उत्साह बनाए रखना, संगठन मजबूत करना और जनता के मुद्दों पर लगातार मौजूद रहना जरूरी होगा। और इसी बीच खबरें आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी इन तीनों नेताओं से नाराज चल रहे हैं, अटकलें लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट सामने आ रही है और देखिए, जिस तरह आप लोगों को पता ही है कि इन तीनों नेताओं की हरकतें किस तरह है। शुरुआत में मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी कि किस तरह सम्राट चौधरी और मोहन यादव के बयान सुनाए थे कि उन सभी से ये चर्चाएं और अटकलें तेज होते नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये जो इस्तीफे और जो अटकलें सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो अभी परसों या कल में ही जो हमारे शहजाद पूनावाला थे उन्होंने इस्तीफा दिया था, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर सामने ये आती है, जब बांकीपुर में चुनाव होने वाले थे उससे ठीक एक दिन पहले एक और नेता पार्टी छोड़कर गए थे और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो जो भी ये अटकलें तेज होती हमको नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल जायज है। तो कुल मिलाकर इस चुनावी परिणाम का संदेश साफ है कि बीजेपी के लिए ये आत्ममंथन का समय है, कांग्रेस के लिए ये अवसर है। लेकिन राजनीति में अक्सर तभी सफलता में बदलता है जब संगठन उसे संभाल पाता है। अब नजर इस बात पर होगी कि आने वाले दिनों में बीजेपी क्या कदम उठाती है और क्या कांग्रेस इस जीत को कितनी दूर तक ले जा पाती है। क्योंकि चुनाव परिणाम से सरकार नहीं बदलते, कई बार वे पार्टियां की सोच और रणनीति में भी बदल जाते हैं। आप इस विषय को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।